Welcome dear students. In today's video lecture we will discuss about schedulers, preemptive and non-preemptive scheduling, context switch. यूनिट सेकेंड के ये टॉपिक प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्यूज, इनके बारे में हम पहले पीछे के जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शेड्यूलर्स और कॉन्टेक्स्ट स्विच, ये दो टॉपिक एज पर सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम प्रीम्प्टिव एंड नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम जब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तब उसमें यूज होगा। सबसे पहले शेड्यूलर्स। अ शेड्यूलर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट अलाउ टू हैंडल प्रोसेस शेड्यूलिंग. The operating system select the process from the ready queue. The selection process is carried by the scheduler. जो शेड्यूलर की मेन टास्क होती है वो रेडी क्यू में से कौन से प्रोसेस को CPU एलोकेट करना है ये डिसाइड करना होता है। ठीक है, शेड्यूलर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जॉब शेड्यूलर और CPU शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर को हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब प्रोसेस क्रिएट नहीं होता है तो उस वक्त ये कहाँ होते हैं, प्रोग्राम्स आपके डिस्क में होते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एक्चुअली कॉल्ड जॉब। ठीक है, और सिस्टम के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं जो वेट कर रही होती हैं मेमोरी के अंदर एंटर करने के लिए फॉर देयर एग्जीक्यूशन। तो इस जब ये एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रही होती है तो दे फॉर्म में जॉब क्यू बन जाती है। तो ये जो शेड्यूलर है जॉब शेड्यूलर, इट सेलेक्ट्स द जॉब फ्रॉम द जॉब क्यू and place it in the main memory. This is the main task of the job scheduler. I am again repeating it that the main task मतलब main जो इसका function है, the main function of the job scheduler is select the job from the job queue and place it in the main memory. ठीक है, और इसको डिसाइड करने में ये टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसी वजह से इसको हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहते हैं। इट यूज मोर टाइम इन डिसाइडिंग द जॉब। ठीक है, एक्चुअल में जॉब शेड्यूलर का जो मेन जो गोल है वो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मेंटेन करना, कि कितने प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर रहेंगे। ये जो है मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग जो है उसको रेगुलेट करना, ये इसकी जो है मेन टास्क है। ठीक है, और CPU शेड्यूलर को हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी कहते हैं। जब एक बार मेन मेमोरी के अंदर सब प्रोसेस आ जाते हैं तो यहाँ पर ये रेडी क्यू फॉर्म करते हैं। जॉब शेड्यूलर में जॉब क्यू होती है, CPU शेड्यूलर में रेडी क्यू फॉर्म करते हैं जब मेन मेमोरी के अंदर सब प्रोसेस आ जाते हैं। अब रेडी क्यू में प्रोसेस आने के बाद में उनको क्या चाहिए होता है, CPU चाहिए होता है। तो इस शेड्यूलर का जो मेन टास्क है वो select the process from the ready queue and assign it to the प्रोसेसर या CPU। ठीक है, तो इसको ये बहुत फास्ट करता है, क्योंकि हमारा इसमें जो बेसिक जो गोल होता है, CPU कभी भी आइडियल नहीं रहना चाहिए, फ्री नहीं रहना चाहिए, उस पर कभी ना कभी प्रोसेसिंग होती रहेगी लगातार। तो ये बहुत फास्ट होता है, इसको ये डिसाइड करने बहुत जल्दी डिसाइड करना होता है कि प्रोसेस कौन से प्रोसेस को CPU असाइन करना है। इसीलिए इसको हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं, और इट इज़ फास्टर देन द जॉब शेड्यूलर। इट सेलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड एलोकेट द CPU टू वन ऑफ देम। तो इसका जो मेन गोल होता है इस शेड्यूलर का, बूस्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस। किस तरह से कि आपका मतलब CPU जो है वो आइडियल नहीं रहना चाहिए। ओके, आपका प्रीम्प्टिव एंड नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है? जब एक बार प्रोसेस बहुत सारे प्रोसेस जब मेन मेमोरी के अंदर हैं और रेडी क्यू फॉर्म कर रहे हैं तो CPU उनको असाइन किया जाता है। तो प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्रोसेस A रन हो रहा है, ठीक है, इतने में प्रोसेस B कोई है उसके अंदर रेडी क्यू के अंदर, लेकिन वो हायर प्रायोरिटी है, मतलब उसको पहले एग्जीक्यूट होना है। तो क्या करेंगे, प्रोसेस A को से CPU ले लिया जाएगा, प्रोसेसर टेकन बैक फ्रॉम द प्रोसेस A, और उसको वेटिंग स्टेट में भेज दिया जाएगा, एंड CPU इज असाइन टू द प्रोसेस B। ठीक है, तो हमने क्या किया, फोर्सफुली, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, फोर्सफुली प्रोसेस A को प्रिम्प्ट किया, वहाँ से हटा लिया CPU से, और उसको वेटिंग स्टेट में भेज दिया, और प्रोसेस B को एग्जीक्यूट करने लग गया। जब प्रोसेस B का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोसेस A वापस आकर एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगा। तो इस तरह की जो शेड्यूलिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग।
इसका उल्टा नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग में हम ये देखेंगे कि यदि दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए प्रोसेस बी, और प्रोसेस ए यदि रन हो रहा है लेकिन यदि प्रोसेस बी हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है तो वो प्रोसेस ए से प्रोसेसर या सीपीयू नहीं लिया जाएगा। प्रोसेस ए जब तक अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता उससे सीपीयू नहीं लिया जाएगा। वो ख़त्म होगा उसका एग्जीक्यूशन, उसके बाद ही प्रोसेस बी की टर्न आएगी, चाहे वो कितना ही प्रायोरिटी वाला प्रोसेस क्यों ना हो। तो इस टाइप की शेड्यूलिंग जो होती है वो नॉन प्रिम्प्टिव होती है। ओके, तो प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग में द सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस फॉर द लिमिटेड टाइम। एक तो ये कि कुछ टाइम के लिए उसको ये मतलब ये हम टेक्निक्स पढ़ेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जैसे राउंड रॉबिन पढ़ेंगे। तो मान लीजिए एक प्रोसेस को कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने में 10 मिलीसेकंड चाहिए, लेकिन राउंड रॉबिन में क्या होता है कि 3 प्रोसेस है, तीनों को 3-3 मिलीसेकंड्स दे दिए जाएंगे। तो 3 मिलीसेकंड के बाद में उसको वेटिंग स्टेट में भेज दिया जाएगा, फिर से वो 3 मिलीसेकंड पूरा करेगा, फिर से वेटिंग स्टेट में जाएगा। इस तरह से बार बार उसको प्रिम्प्ट किया जाएगा, वहाँ से हटाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मतलब जो शेड्यूलिंग होती है उसको हम प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग बोलते हैं। सीपीयू इज टेकन बैक फ्रॉम द प्रोसेस एंड एलोकेट टू अनदर प्रोसेस। और अनदर प्रोसेस क्या हो सकता है, हायर प्रायोरिटी भी हो सकता है, या उसका खुद का टाइम लिमिट, टाइम जो है उसको जो दिया गया था वो टाइम ख़त्म हो गया तब भी उससे सीपीयू ले लिया जाएगा और दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे केसेस होते हैं। तो रनिंग प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड फॉर सम टाइम ड्यू टू द मतलब हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को रन करने के लिए या फॉर एनी अदर रीजन। और इस तरह के जो प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग होती हैं उनके लिए स्पेशल हार्डवेयर चाहिए होते हैं। प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग जो करती है सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। और अभी जो जितना भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, विंडो 95 या उससे जितने भी हायर वर्जन्स हैं, ये सब और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग ही फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे जो है सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। आपका नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि एक प्रोसेस रन हो रहा है तो वो रन होता रहेगा, वो खुद टर्मिनेट नहीं हो जाए या खुद ही अपने आप ही वो वेटिंग स्टेट में नहीं जाए, उसको फोर्सफुली उससे सीपीयू नहीं लिया जाएगा। सो नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग, द सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस till it terminates or switches to the waiting state. CPU is not taken back from the process till the completion of process. CPU is not taken back. CPU उससे नहीं लिया जाएगा जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, चाहे कितना भी आपका हायर प्रायोरिटी का दूसरा प्रोसेस हो या कोई भी इंटरप्ट हो, उसको नहीं किया जाएगा। रनिंग प्रोसेस कैन नॉट बी इंटरप्टेड ऑटोमेटिकली। सीपीयू ऑटोमेटिकली मतलब जब प्रोसेस ख़त्म होगा, टर्मिनेट होगा, तभी सीपीयू रिलीज होगा, इन बिटवीन उससे सीपीयू नहीं लिया जाएगा। तो इस टाइप की जो शेड्यूलिंग होती है वो होती है आपकी नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। नो स्पेशल हार्डवेयर नीडेड्स, और इसके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ऐसा कोई इम्प्रूव नहीं करता है सिस्टम की परफॉर्मेंस को। सिस्टम की परफॉर्मेंस तो प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग से ही इम्प्रूव होती है। विंडो 3.x जो पुराने वर्जन थे 95 से पहले, 3.x और पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग को यूज किया जाता था। अभी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिम्प्टिव एंड नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट स्विच। अब क्या होता है, जब सीपीयू स्विच करता है अनदर प्रोसेस पे, तो सिस्टम को जो ओल्ड प्रोसेस है उसकी स्टेट को सेव करना पड़ता है और नया जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है उसकी स्टेट को रिस्टोर करना पड़ता है। तो ये किसके थ्रू होता है, वाया ए कॉन्टेक्स्ट स्विच। ठीक है, ए कॉन्टेक्स्ट स्विच इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। किसकी स्टोर करेगा, ओल्ड प्रोसेस की, so that it can be restored and resume execution at a later point. This allows a single CPU to be shared by multiple processes and is an essential feature of multitasking operating system. इसको हम एक एग्जाम्पल्स नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच को। कॉन्टेक्स्ट स्विच, अब आप देखिए दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस P0, प्रोसेस P1। यदि दो प्रोसेस रेडी क्यू में है तो इसका मतलब इनको सीपीयू चाहिए। अब P0 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब P0 को सीपीयू एलोकेट कर दिया गया है और वो एग्जीक्यूशन में आ गया है और प्रोसेस P1 वेट कर रहा है। ठीक है, इफ़ टू प्रोसेस P0 एंड प्रोसेस P1 आर इन रेडी क्यू, इफ़ CPU इज एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस P0 एंड प्रोसेस P1 इन वेटिंग स्टेट। P1 क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी इंटरप्ट आया
तो प्रोसेस P को हटाना है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस P0। तो क्या करेगा, प्रोसेस P0 की जितनी भी करंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी P0 का जो PCB होगा, उसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है PCB0, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन PCB0 के अंदर सेव करेगा, ठीक है। और उसके बाद में वो स्विच कर जाएगा प्रोसेस P1 पे, क्योंकि P1 को एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो वो कैसे होगा, उसकी सारी की इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से लेगा, PCB1 से लेगा। तो रीस्टोर द स्टेट फ्रॉम PCB1 ऑफ प्रोसेस P1 इज लोडेड, वो लोड करेगा और फिर एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगा प्रोसेस P1 के बाद के लिए। अब जब प्रोसेस P1 का हटाना है तो फिर इसको वापस से सेव करेगा और इसको रीलोड करेगा। तो वी सी दैट switching the CPU to another process require performing a state save. This is important. करंट जो प्रोसेस है उसकी सेव को तो स्टेट करना, उसकी स्टेट को तो सेव करना, और जो नया प्रोसेस जिसको लेना है, एग्जीक्यूट करना है, उसको रिस्टोर करना, स्टेट रिस्टोर। दिस टास्क इज नॉन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, जब CPU स्विचेस टू अनदर प्रोसेस द सिस्टम मस्ट सेव दी स्टेट ऑफ दी ओल्ड प्रोसेस, ठीक है, ओल्ड प्रोसेस की स्टेट को सेव करेगा एंड लोड द सेव्ड स्टेट फॉर द न्यू प्रोसेस वाया कॉन्टेक्स्ट स्विच, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कॉन्टेक्स्ट स्विच बोलते हैं और ये हाईली डिपेंड करता है हार्डवेयर पर। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या है, हार्डवेयर सपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो इसका एक डायग्राम है वो हम देखते हैं। ये प्रोसेस P0 है, एग्जीक्यूट हो रहा है आपका, और प्रोसेस P1 वेट कर रहा है, ठीक है, इस वक्त। तो जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बाद में कोई इंटरप्ट आ गया तो क्या करेगा, P0 की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सेव स्टेट करेगा PCB0 में, और इन बिटवीन उसको P1 को लोड करना है। तो P1 कई जो भी स्टेट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो PCB1 से लोड होंगी, रीलोड होंगी, ठीक है, और प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इतने टाइम के लिए जो आइडियल बताया ना, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, मतलब PCB0 को स्टोर कर रहा है, उस वक्त वो CPU कुछ नहीं कर रहा, PCB0 में सेव कर रहा है और P1 को रीलोड कर रहा है। अब P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, अब रीलोड कर लिया, P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। अब P1 के लिए कोई भी इंटरप्ट आया, मान लीजिए अब वापस से P0 को एग्जीक्यूट होना है, तो P1 की जो स्टेट्स है वो PCB1 के अंदर सेव करेगा, और PCB0 से, क्योंकि P0 का एग्जीक्यूट होना है ना अब, तो रीलोड करेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, और P0 जैसे रीलोड कर लेगा PCB0 से तो P0 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज सेव द स्टेट ऑफ द प्रोसेस एंड रीलोड द स्टेट ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज नॉन एज कॉन्टेक्स्ट स्विच, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर। आज हमने प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, शेड्यूलर के दो प्रकार, जॉब शेड्यूलर और CPU शेड्यूलर, और कॉन्टेक्स्ट स्विच के बारे में जाना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा ऑपरेशन ऑन प्रोसेस, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।